स्टार्ट है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी एसजीपीसी टीम का। एसजीपीसी बेसिकली प्रोडक्टिविटी परिवार का ही एक सदस्य है और अपने परिवार के बीच में ही हम आए हैं, हम कहीं बाहर नहीं गए। और बहुत आपने स्वागत किया हमें गेस्ट बोल के कि हमें मेहमान बना दिया। पहले हम परिवार के सदस्य ही थे, लेकिन आज के वास्तविक और प्रमुख अतिथि आप सब लोग हैं। और आप आज जितने लोग यहाँ पे आए हैं, आप में से कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है, कोई भी साधारण नहीं है, क्योंकि आपने इतनी गर्मी को चुनौती देते हुए यहाँ तक आने का कष्ट उठाया है। और मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब आज आप यहाँ से जाओगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल आज कम से कम 3-4 चीजें जरूर अपनी इंडस्ट्री के लिए लेके जाओगे, जो कि आगे कई सालों तक आपके यूनिट में काम आने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि बात सन 1960 के दशक की है। हमारा देश जस्ट आज़ाद हुआ था, 10-12 साल ही हुए थे और देश में बड़ी सारी समस्याएं ऐसे ही मुंह बाए खड़ी थी। लोगों को खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब प्रोवाइड कराने के लिए सरकार के पास रिसोर्स नहीं था। ठीक है, सरकार जो है सो बहुत ही बेसिक चीजों में इस तरह से उलझी हुई थी कि लग नहीं रहा था कि हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। ऐसे में एक यंग साइंटिस्ट, एक युवा वैज्ञानिक जो है सो भारत के प्रधानमंत्री के पास जाता है और प्रधानमंत्री से कहता है कि प्रधानमंत्री जी, हमें जो है सो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री चौंक जाते हैं। वो यंग साइंटिस्ट से कहते हैं कि क्या आपको नहीं पता है कि हमारे देश के हालात कैसे हैं? तो वो बोलता है कि प्रधानमंत्री जी, हमें पता है कि हमारे देश में गरीबी है, लेकिन वास्तव में ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी जो होगी वो हमारे देश के गरीब लोगों की मदद करने के लिए ही होगी। तो प्रधानमंत्री जी थोड़ा मजाकिया लहजे में पूछते हैं कि आप क्या कह रहे हो कि ये जो रॉकेट उड़ेगा, क्या वो लोगों को खाना प्रोवाइड करेगा? तो वो यंग साइंटिस्ट मुस्कुराते हैं और प्रधानमंत्री से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारा देश ये बाढ़ और सुखाड़ इसके चक्र में फंस करके एग्रीकल्चर में आउटपुट नहीं दे पाता है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से हम जितने भी वाटर बॉडीज हैं हमारे देश में, हम उसको मैप करेंगे और मैप करके उसको हम अपने खेतों तक पहुंचा करके इरिगेशन का प्रबंध करेंगे और जिससे कि हमारे खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे खेतों का आउटपुट बढ़ेगा। दूसरा, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सुदूर इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ठीक है, जहां की सही समय पे कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है। जब तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है तब तक जो होना होता है हो चुका होता है, तो हम वो इंफॉर्मेशन टाइम पे पहुंचा पाएंगे। दूसरी तरफ जो नेचुरल कैलामिटीज हमारे देश में आती है, कभी बाढ़ आता है, ठीक है, कभी साइक्लोन आता है और जिसकी वजह से जो है सो हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। हम इसके माध्यम से अर्ली डिटेक्ट करके, अर्ली प्रेडिक्ट करके लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन लीड टू अर्ली एक्शन एंड अर्ली एक्शन लीड टू कंटेनमेंट ऑफ लॉसेस। प्रधानमंत्री उस यंग साइंटिस्ट की बात मान जाते हैं और हमारे देश में जो है सो इसरो का जन्म होता है। तो आप में से कोई है जो बता सकते हैं उस यंग साइंटिस्ट कौन थे? मैं बता सकता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं। हाँ, कोई गेस? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये बात, ये जो कहानी मैंने सुनाई है, ये सन 1960 के दशक की। वो विजनरी व्यक्ति, उसने आज से 65 साल पहले डेटा के इंपॉर्टेंस को समझ लिया था, जब इसके बारे में हमारे देश में कोई बात भी नहीं कर रहा था। हमारे देश को तो छोड़ दीजिए, दुनिया के 1, 2 या 3 देश ही थे जो कि इस फील्ड में था। ये था उनका विजन। आज हम 21वीं सदी में हैं, आज हम एआई के युग में हैं। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है और हर व्यक्ति डेटा का यूजर है, डेटा का कंज्यूमर है। और उसमें भी, उस इतने सब होने के बाद भी हमें से कितने लोग हैं, हमें से कितनी इंडस्ट्री है जो उस डेटा को अपने इंडस्ट्री के प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर पा रहे हैं? बहुत कम। हमें से आज जब हम सब लोग यहाँ पे, आप सब लोग इंडस्ट्री से हैं, आज आप सब लोग जब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री आपके पीछे चल रही है। क्या आपको पता है कि इस समय आपकी फैक्ट्री की मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है? अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री की मशीन नहीं चल रही है, तो किस वजह से नहीं चल रही है? क्या आपकी मशीन में ब्रेकडाउन आया हुआ है, या मटेरियल का शॉर्टेज हो गया है,
या पावर कट हो गया है, या मैन पावर आज एब्सेंट हो गया, या अगर मैन पावर प्रेजेंट है तो ऐसा तो नहीं है कि वो मशीन छोड़ करके कहीं चला गया जिसकी वजह से हमको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। और या अगर मशीन मान लीजिए चल भी रही है तो क्या वो मशीन, उसमें कहीं ओवर हीटिंग तो नहीं हो रही है, या कोई एक्स्ट्रा वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है जो कि चलती हुई दिख तो रही है लेकिन ब्रेकडाउन कभी भी आ सकता है और जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है किसी के पास? किसी के पास है इस तरह का डेटा? लेकिन जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह का डेटा होना चाहिए लेकिन इस तरह का डेटा नहीं है, उसी टाइम पे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे देश के कॉम्पिटिटर्स हैं, या हमारे ही देश के जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने डेटा को अपने इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी यूज बढ़ाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब जब उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया है, जब वो अपने लॉसेस को एनालाइज करना शुरू कर दिया है और लॉसेस को एनालाइज करके उसको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, उस एलिमिनेशन का बेनिफिट लेना शुरू कर दिया है, तब हम अभी उसको यूज नहीं कर रहे हैं या यूज नहीं कर पा रहे हैं। कारण कई हो सकते हैं और मुझे पता है कि आज के डेट में शायद हम सब लोग अवेयर हैं कि डेटा से प्रॉब्लम सॉल्व तो होते हैं, लेकिन हमारे मन में भी संशय होती है। एज ए एमएसएमई हम भी सोचते हैं कई तरीके से कि ठीक है डेटा से होता तो है लेकिन ये लगाएगा कौन? क्योंकि जो लगाने वाली कंपनीज हैं वो तो एमएनसीज हैं, कोई IBM है, कोई डेल है, या कोई बड़ी कंपनी है जो डेटा के फील्ड में काम कर रही है, वो लगाएगी, और वो लगाएगी तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर मान लो कि आपने कॉस्ट लगा करके उस सॉल्यूशन को यूज भी कर लिया तो क्या पता कि वो हमको बेनिफिट देगा कि नहीं देगा, उसके बाद हमको कैसी सर्विस मिलेगी। तो इस तरह की दुविधाओं, एमएसएमई की इस समस्याओं को समझते हुए ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है रैंप स्कीम के तहत, जिसका नाम मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, स्केलिंग अप इंडस्ट्री 4.0 ट्रांसफॉर्मेशन इन गुजरात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब इसमें ऐसा क्या होगा जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम्स जो है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे वो दूर हो जाएगी। तो इसमें मोटे तौर पे जो है सो सबसे पहला स्टेप ये किया जाता है कि आपकी इंडस्ट्री का एक अध्ययन किया जाता है, एक स्टडी की जाती है। आपकी जो फैक्ट्री है उसका एक स्टडी करके कि आपकी फैक्ट्री में क्या क्या पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ पे डेटा का इंटरवेंशन होगा जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसमें हो सकता है कि कई सारे होंगे जो कि तुरंत आप लगा सकते हो, कई सारे होंगे जो 5,000 रुपए में वो सेंसर मिलता होगा जिससे आपको डेटा मिलना शुरू हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आप अभी के अभी सॉल्व कर सकते हो। कई होगा 1 या 2 या 3 साल के बाद आप कर पाओगे, जब आपको इनिशियल रिजल्ट्स का बेनिफिट मिल जाएगा आप उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो ये एक स्टडी करके ये आप रिपोर्ट जो है सो आपके हाथों में दे दी जाएगी कि आप देखिए और इसके हिसाब से आप प्लानिंग करके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन दिस स्टडी इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टडी। एक बार अगर स्टडी होकर रिपोर्ट आ गया तो आपकी डिजिटल जर्नी जो है वो भी तभी के तभी चालू कर दी जाएगी। आपकी फैक्ट्री के एक मशीन के ऊपर एक IoT डिवाइस प्रोजेक्ट के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट इंप्लीमेंट करके दी जाएगी। उसके माध्यम से जो है सो आपको इंपॉर्टेंट डेटा जैसे कि OEE हो गया, जैसे कि आपके डाउन टाइम हो रहे हैं तो ब्रेकडाउन के क्या क्या रीजन है और अदर डाउन टाइम जो हो रहे हैं उसके क्या क्या रीजन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फिर है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसका डेटा कि आपकी मशीन ब्रेकडाउन में जाने वाली है वो सेंसर के थ्रू जो है सो वो इनपुट्स आपको प्रोवाइड किया जाना शुरू हो जाएगा। एंड देन एनर्जी लॉस, आई विल कम। I'm trying to address something. ओके, Basic Industry 4.0 क्या है? 1, 2, 3, 4 वो पहले बताइए तो ये बैकग्राउंड क्लियर होगा, नहीं तो बैकग्राउंड क्लियर नहीं। वो भी बताएंगे सर, वो भी बताएंगे, हाँ वो भी बताएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के जो इनपुट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब मैं एक एक करके आता हूं इन बिंदुओं पर, जैसा कि सर ने भी बताया, एक एक करके मैं इन बिंदुओं पर आता हूं कि उसको कैसे किया जाएगा। ठीक है
मेरी आवाज़ विजिबल है, ऑडिबल है मेरी आवाज़? लो आवाज कर। तो ये जान करके वैसे आपको गर्व होगा कि ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की योजना भले ही है, लेकिन ये केवल गुजरात सरकार ने ये प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है। तो ये गुजरात सरकार हमारे राज्य की ये प्रोग्रेसिविटी को भी दिखाता है कि हमने ऐसा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है। इस प्रोजेक्ट के 5 जनरल ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो बीइंग एंटरप्रेन्योर, बीइंग ओनर ऑफ एनी इंडस्ट्री, आप में से किसी को कोई डाउट है कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़नी चाहिए? किसी को यह संशय है कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट नहीं बढ़नी चाहिए? किसी को यह डाउट है? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। दूसरा प्रमुख ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी को इंप्रूव करना। यह क्वालिटी को इंप्रूव करना केवल हमारी इंडस्ट्री के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यह हमारे देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए कॉम्पिटिटिव बने, वो तभी बनेंगे जब उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, उन लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी काफी काम किया हुआ है और उनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी जो है कंपेयर्ड टू आवर प्रोडक्ट्स हायर है। हमें इस फील्ड में काम करना है और ये इस प्रोजेक्ट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। थर्ड वन कम्स सप्लाई चेन। हम भले बात मशीन की कर रहे हैं, लेकिन डेटा का, आईओटी का, एआई का इंटरवेंशन होल सप्लाई चेन में है, कस्टमर एंड से लेकर के सप्लायर एंड तक। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताना चाहता हूं कि हम सब लोग लीड टाइम जानते हैं, हम सब लोगों को लीड टाइम पता है, जब कस्टमर का ऑर्डर आता है और उसके बाद हम कितने दिनों में हम उनको सप्लाई करते हैं, हम उनको डिस्पैच करते हैं। ठीक है, अगर आप एक मैप ड्रॉ करोगे कि क्या क्या, एक बार अगर ऑर्डर आ जाता है उसके बाद क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, तो आप इन जनरल फाइंड आउट करेंगे कि ऑर्डर आ गया, फिर हम प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगने वाला है, जो है वो ठीक है, जो नहीं है वो ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर होके वो आता है और आने के बाद जो है सो फिर एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन के बाद जो है सो हम पैकिंग करते हैं और पैकिंग करने के बाद जो है हम उसको डिस्पैच करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको मैप करेंगे, ठीक है, तो कहीं पे ये 20 दिन है, कहीं पे ये 25 दिन है, सब कंपनी में इस तरह के रेंज में ही आता है। अगर आप इसमें देखोगे कि कितना टाइम वैल्यू एडिशन हो रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी देर हो रहा है या एक्चुअल डिस्पैच कितनी देर हो रहा है, तो वो इसका मुश्किल से 1 या 2% टाइम आएगा। 99% टाइम जो है सो वो वेटिंग होता है या किसी चीज का इंतजार कर रहा होता है। डेटा के थ्रू वो अगर हम ट्रैक करना शुरू कर दें कि हमारा मटेरियल कहां पे कितनी देर तक पड़ा हुआ है और किस रीजन की वजह से पड़ा हुआ है, तो हम वो रीजन को एलिमिनेट कर पाएंगे। उसको एलिमिनेट करेंगे तो हम ओवरऑल लीड टाइम को अपना रिड्यूस कर पाएंगे। और अगर हमने अपने लीड टाइम को 20 दिन अगर अभी लग रहा है, उसको कम करके अगर मान लो कि हम 15 दिन कर पाते हैं, ठीक है, हम ऑर्डर अगर 20 दिन के बदले 15 दिन में कर पाते हैं, तो कस्टमर फिर किसको पूछेगा? Where customer will go to? Of course, we will become more competitive. तो this is one of the important objective. चौथा है कि कस्टमर डिमांड, और कस्टमर डिमांड की समस्या सब इंडस्ट्री को है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, अभी जैसे कि ये IoT आ गया, तो हम भले ना चेंज हों, लेकिन कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बदल रही है कि नहीं? कस्टमर चाह रहा है कि भाई मार्केट में कुछ लोग तो आ गए हैं जो कि डेटा यूज करके फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं, तो वो उनकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो इनको ट्रैक करते रहना कि कस्टमर की डिमांड क्या चेंज हो रही है। फॉर्चुनेटली अभी हमने जो है EU के साथ हमारा FTA हुआ है, या US के साथ भी डिस्कशन हो रहा है, तो ये जो फॉरेन में कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनकी जो डिमांड है उनको समझते हुए अपने आप को उसके हिसाब से अडॉप्ट करना है कि नहीं, तो हम बेटर डिलीवर कर पाएंगे। तो ये भी इस प्रोजेक्ट का जो है सो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम डायनामिक कस्टमर डिमांड के सिचुएशन में अपने आप को इक्विप कर सकें फास्टर और क्वालिटी डिलीवरी के लिए। एंड फिफ्थ, दैट इज लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लिस्ट,
वो है एक एमएसएमई और एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाना। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं उसमें छोटे छोटे आईटी इंटरवेंशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो एक्सेल की रिपोर्ट बनाते हैं, हम सब लोग देखते हैं कि भाई रिपोर्ट बनाने में हमारे जो पर्सन है उनका बहुत सारा टाइम जा रहा है और वो रिपोर्ट हमको जब चाहिए तब हमारे हाथ में नहीं हो पाता है। एक छोटे छोटे आईटी एप्लीकेशन के थ्रू ऐसा हो सकता है कि खाली एंट्री अगर ऑपरेटर लेवल पे हो जाए तो वो रिपोर्ट जनरेट होके आ जाए, है कि नहीं? ये बहुत ही छोटा सा है। अब ये आप कहीं और पे करने जाएं तो आपको जो है सो बहुत वो एमएनसी वाले हो, यूएस वाले वो महंगे लाइसेंस सॉफ्टवेयर वाले आएंगे और आपको बहुत खर्चा कराएंगे। अगर ये सब हमारे लोकल बॉयज जो कि हमारे ही आसपास के कॉलेजेस से पास आउट हुए हैं, जो कि इंडस्ट्री लगा करके और काम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे सॉल्यूशंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दें तो फास्ट सॉल्यूशन भी होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा सॉल्यूशन होगा, कस्टमाइज सॉल्यूशन होगा और वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो गवर्नमेंट का एक स्ट्रेस है कि एक स्टार्टअप को एमएसएमईज के साथ जोड़ा जाए और एमएसएमईज के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द टाइम बाउंड मैनर में और क्वालिटी तरीके से सॉल्व किया जाए। इसके इम्प्लीमेंटेशन के सर्टेन सेक्टर्स को सिलेक्ट किया गया है, बट दे आर नॉट लिमिटेड टू दीज ओनली। तो टेक्सटाइल, कितने लोग टेक्सटाइल से हैं? ओह ग्रेट। इंजीनियरिंग, सेवा के बहुत सारे सदस्य होंगे, यस। ऐसे ही मेडिकल डिवाइस। आई बिलीव कि हम इस रूम में जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग इस परियोजना के तहत एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अब ये इम्प्लीमेंटेशन 4 स्टेज में होगा, ठीक है, और ये बहुत सिंपल स्टेज है। पहला स्टेज की मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं कि ये डायग्नोस्टिक स्टडी। अब ये डायग्नोस्टिक स्टडी करेंगे कैसे? तो डायग्नोस्टिक स्टडी के लिए जो हमने इस प्रोजेक्ट के तहत व्यवस्था बनाई है उसमें एक एसेसर, ठीक है, आज हमारे बीच में एक एसेसर भी मौजूद हैं, ये उस कोने में बैठे हुए हैं जो कि आपको बाद में हेल्प भी करेंगे। एक एसेसर और एक स्टार्टअप, 2 लोगों की हमने टीम बनाई है। वो आपकी फैक्ट्री में जाएंगे, आपकी यूनिट में जाएंगे और क्वेश्चन आंसर बेस्ड एक हमारा एनपीसी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है नई दिल्ली में, उन्होंने जो है सो एक गति 4.0 करके एक टूल डेवलप किया है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड टूल है वो। उसमें वो आपके साथ बैठेंगे और बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे और उस क्वेश्चंस के आधार पे वो सजेशंस देंगे जिसके थ्रू वो आपका एक डायग्नोस्टिक का रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें आपको सारा रोड मैप मिल जाएगा। और वो रोड मैप जो होगा दैट विल नॉट लिमिटेड टू मशीन ओनली, दैट विल बी एंड टू एंड, सप्लायर से लेकर के कस्टमर तक जितने भी हमारे वैल्यू एडिंग एडिशन के लिंक हैं उस सब में इन्हांसमेंट के लिए उसमें सजेशन होगा। दूसरा है कि आईओटी डिवाइस का इम्प्लीमेंटेशन, कि एक आईओटी डिवाइस जो है सो आपकी उसी पहली मीटिंग जब होगी उसी दौरान आपसे डिस्कस करके एक मशीन सिलेक्ट कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर जो है वो आईओटी डिवाइस इंप्लीमेंट की जाएगी, इंस्टॉल की जाएगी। तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप। अब क्या है कि आपकी कंपनी में आपको डायग्नोस्टिक मिल गया, आपकी कंपनी में आईओटी डिवाइस मिल गया जिससे आप लाइव डेटा अपने मोबाइल पे देख पाएंगे, अपने लैपटॉप पे देख पाएंगे। लेकिन असली यूज़र कौन है? असली यूज़र है हमारे शॉप फ्लोर के वर्कर्स, सुपरवाइजर्स हैं, वर्कर्स हैं, प्रोडक्शन के मैनेजर्स हैं, दे आर द रियल यूजर्स। तो उनको ट्रेन करके उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करना सो दैट कि वो खाली डेटा ले नहीं, वो डेटा एनालिसिस भी करे और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे, तभी तो फायदा है, ठीक है। केवल डेटा लेने से तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। एक्सक्यूज मी। और चौथा है, फोर्थ वन इज इनोवेटर्स चैलेंज। अभी इसमें क्या है कि हमारी यूनिट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको कि हम प्रॉब्लम समझ के ही छोड़ देते हैं। अभी हम लोग ने जब एक्सरसाइज शुरू किया है तो 2-3 हमको बड़े ही क्रिटिकल से प्रॉब्लम मिले। एक जो है सो ये पीसीबी यूनिट में, इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट में हम गए तो वहां पे उन्होंने बताया कि उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो असेंबली है वो तो हो जाता है 1 शिफ्ट में, उसका टेस्टिंग होता है 3 शिफ्ट, ठीक है। वो उनका इतना बड़ा बॉटलनेक है जिसकी वजह से वो सप्लाई नहीं कर पाते।
दूसरा एक प्रॉब्लम हमको आया था कि एक कंपनी है अहमदाबाद में जो कि चॉकलेट के पाउडर्स बनाती है और चॉकलेट के पाउडर्स को वो सेल करती है। उनके कस्टमर का कभी कभी कंप्लेन आता है कि जो जो पाउडर है उसका जो रिफाइनमेंट है, जो उसका जो पार्टिकल का साइज है, वो हमको जितना लिमिट है उससे बड़ा हो गया। अब कंपनी का कहना है कि मेरे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि वो इसका रिफाइनमेंट में मेजर कर लो। अगर वो मेजर मैं कर पाऊं तो मैं अपने एंड पे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करके सही प्रोडक्ट ही डिलीवर करूंगा, और सही प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा अगर, तो मेरा भी रेपुटेशन बेहतर होगा। जो कभी कभी कंप्लेंट आते हैं, कंप्लेंट तो हम सब लोग जानते हैं कि सबसे बैड चीज है, भले ही हमारा थोड़ा नुकसान हो जाए लेकिन कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ हम लोग जी रहे हैं इतने सालों से, हमें कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, तो ऐसे जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम इनोवेटर चैलेंज में बंच ऑफ स्टार्टअप के सामने थ्रो करेंगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करके लाओ। तो उससे फायदा क्या होगा कि एक तो हमारे ऐसे क्रोनिक प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे और दूसरे जो है सो स्टार्टअप को काम मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो जो हमारा अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है वो इसके माध्यम से फुलफिल होगा। जो डायग्नोस्टिक स्टडी का जो टूल है उस टूल के 4 पिलर्स हैं, ठीक है, उस टूल के 4 पिलर्स हैं। दैट मीन्स कि ये जो क्वेश्चंस जो रहेंगे, जो आपसे चर्चा की जाएगी, टोटल 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें कवर किया जाएगा। पहला है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में जो है सो प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि आप कैसे करते हो। फिर क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, आपका ओईई का ट्रैकिंग कैसा है, ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन्वेंट्री कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे प्रोडक्शन के पिलर में। सेकंड है मशीन। मशीन में सेंसर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, डेटा कैसे ट्रांसमिट करते हैं, मशीन और मशीन के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि आज हम लोग केवल एक मशीन की बात कर रहे हैं। अल्टीमेट आईओटी जो है सो पूरे फैक्ट्री का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन मशीन से मशीन के बीच में होना चाहिए। अगर एक मशीन में ब्रेकडाउन आता है या एक मशीन में प्रॉब्लम आता है तो वो आगे की मशीन को कम्युनिकेट करे जिससे कि वहां पे जाकर के इन्वेंट्री का पहाड़ ना खड़ा हो। उसी तरह से डेटा मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और फिर सप्लाई चेन में कस्टमर की डिमांड कैसे है, सप्लायर का मैनेजमेंट कैसा है, लॉजिस्टिक्स की ट्रैकिंग कैसे है, ट्रेसिबिलिटी हम कैसे रख रहे हैं। तो ये चारों पिलर से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि डायग्नोस्टिक स्टडी में जब आपके यहाँ पे विजिट करेंगे तो ये सब लिए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये एंड टू एंड रहेगा, दिस इज नॉट लिमिटेड टू वन मशीन ओनली। ये एंड टू एंड डायग्नोस्टिक जो होगी सारे स्टेज में वो की जाएगी। अब इसका सबसे एक्साइटिंग पार्ट, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है कि आईओटी डिवाइस जिसको कि हम सिमकिट बोलते हैं उसका इंस्टॉलेशन। और सिमकिट देगा क्या? तो ये जो आईओटी डिवाइस आप देख रहे हैं, ये हमारे स्टार्टअप तरुण जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी टीम ने ये इंस्टॉल किया है, ये फिजिकली इंस्टॉल किया हुआ है, ये सिर्फ फोटोग्राफ नहीं है। इसके बारे में और डिटेल में वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये बेसिकली 4 मॉड्यूल को ये कैप्चर करेगा, ये 4 मॉड्यूल को कैप्चर करेगा, ठीक है। सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो है ओईई मॉड्यूल, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अब में से कितने लोग ओईई जानते हैं, ओईई का नाम सुना है? ओके, मैं एक सिंपल एग्जांपल में बता देता हूं, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ओईई वास्तव में 3 एलिमेंट का प्रोडक्ट है। पहला है अवेलेबिलिटी। आप कहोगे अवेलेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। आपने अपनी प्रोडक्शन का शेड्यूल किया है 8 घंटे का, एक शिफ्ट का, ठीक है। किसी भी वजह से 1 घंटा आपकी मशीन नहीं चली, 8 घंटे में से खाली 7 ही घंटे चली, ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाई 8 जो हो गया वो अवेलेबिलिटी फैक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है कि आपकी मशीन ने प्रोडक्शन किया 100 पार्ट्स, उसमें से 5 पार्ट डिफेक्टिव निकल गया, सही पार्ट कितना हुआ? 95। तो 95 डिवाइडेड बाय 100 जो हो गया वो क्वालिटी हो गया, ठीक है। तीसरा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है
कि आपने जब मशीन खरीदी है तो आपके सप्लायर ने बोला है कि ये आपकी मशीन जो है सो 1 घंटे में 100 पार्ट प्रोड्यूस करके देगी, लेकिन एक्चुअल में आपको मिल रहा है केवल 90। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाय 100 ये हो गया परफॉर्मेंस। तो अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस, ये होता है ओई। इन जनरल आप अगर देखोगे इंडस्ट्री में तो 50 से 60% से ज्यादा ओई नहीं होता है। जिनका 70% हो गया वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब हमारे पास ये डेटा नहीं है तो हम क्या मानते हैं कि हमारी मशीन एक शिफ्ट बढ़िया प्रोडक्शन किया, सब अच्छा चल रहा है, जो लॉस हो गया उसका हमें पता ही नहीं है कि नहीं। तो ये आपको लाइव बताएगा कि आपका क्वालिटी कितना चल रहा है, अभी परफॉर्मेंस कितना चल रहा है, अवेलेबिलिटी कितना चल रहा है। ठीक है, दूसरा है डाउन टाइम एनालिसिस, कि अब पता तो चल गया कि भाई डाउन टाइम हुआ, 1 घंटा मशीन बंद रहा, लेकिन उसका रीजन क्या है। जब रीजन पता चले तब तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वन है डाउन टाइम का एनालिसिस, उसका डेटा लाइव आपको मिल जाएगा। तीसरा है कंडीशन मॉनिटरिंग। कंडीशन मॉनिटरिंग के 2 पार्ट है। एक तो है कि जब आप मशीन खरीदते हो तो आपका सप्लायर जो है सो आपको बताता है कि साहब इसको जो है सो 200 घंटा चल जाएगा तो आप इसका बेयरिंग चेंज कर देना, ठीक है, या इसका ऑयलिंग कर देना, या इसका ग्रीजिंग कर देना। लेकिन जब अपन चलाते हैं, ठीक है, तो जब तक चल रहा है चलने दो, जब तक वो खींच रहा है खींचने दो, है कि नहीं। ये क्या करेगा कि आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपका टाइम पूरा हो गया है, अब आपको कर लेना चाहिए। तो आपके पास नोटिफिकेशन आया, आप कहोगे कि आज तो बहुत ज्यादा पहले से ही हमारा प्रोडक्शन प्लान है, कस्टमर का टाइट शेड्यूल है भाई, आज तो नहीं कर सकते। आप 1 दिन टाल दोगे, अगले दिन फिर नोटिफिकेशन भेजेगा कि आप 1 दिन से लेट। पर्पस इसका यह है कि मशीन का सही समय पे सर्विसिंग हो। हम सब लोग अपनी गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं कि नहीं कराते, है कि नहीं, क्योंकि सर्विसिंग कराने से फायदा होता है, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि मशीन की सही समय पे हो। अच्छा, एक दूसरा पार्ट है इसमें कि आपकी मशीन सही चल रही है, आपने सर्विस भी कराया, लेकिन तब भी कुछ हिडन प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है कि इंटरनल नॉइज ज्यादा है, या टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओवर हीटिंग हो रही है, या वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, दिख नहीं रहा है लेकिन हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन कभी भी आ सकता है, हमारा बड़ा नुकसान कभी भी करा सकता है। ब्रेकडाउन आएगा तो फिर क्या करते हैं अपन, फिर सप्लायर को फोन करते हैं, ठीक है, वो इंजीनियर भेजने में 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, तो आपका गया उतना। तो ये दूसरा वाला पार्ट जो है वो सेंसर्स के माध्यम से ओवर हीटिंग को, नॉइज को, वाइब्रेशन को, वो आपको जो है सो लाइव दिखाएगा, जिससे कि आप डिटेक्ट कर पाओगे कि इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है और इसको अभी सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी, पावर कंजम्पशन का। एनर्जी आपकी मशीन कितना खा रही है ये आपको लाइव बताएगा। ठीक है, अगर ज्यादा हो रहा है तो वो भी आपको बताएगा, जिससे कि आप उसका रूट कॉज फाइंड आउट कर सके। तो ये डिवाइस आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट की जाएगी, जिससे कि आपको ये चारों इनपुट जो है सो लाइव आपके हाथों में मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सब लेकिन आपको मिलेगा कब, जब आप इसमें रजिस्टर करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पे आपका काम शुरू होता है। ठीक है, कि आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर जब आप कर लोगे तो आप देख रहे हो कि वास्तव में बहुत सारी एमएसएमईज हैं हमारे गुजरात में, ठीक है, जिनको कि इसकी जरूरत है। लेकिन अभी फेज 1 में हम केवल 750 एमएसएमईज में ये कर रहे हैं। ठीक है, और 750 एमएसएमईज में करने के लिए हमने सर्टेन क्राइटेरिया रखा हुआ है। ठीक है, जिसके बेसिस पे कि उन यूनिट्स का सिलेक्शन होगा। तो पहला क्राइटेरिया है कि प्रोसेस की स्टेबिलिटी, और इसको हमने मेजर किया है कि जो लीन की जो स्कीम आई थी पहले से लेकर के अब तक, ठीक है, तो लीन की स्कीम में जो मेंबर हैं उनको सर्टेन वेटेज है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने कि पास्ट की या प्रेजेंट की लीन की स्कीम में पार्टिसिपेट किया है? काफी सारे हैं, यस। तो लीन की स्कीम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनका सर्टेन वेटेज है। उसके बाद है इंप्रूवमेंट ओरिएंटेशन, और ये मेजर होगा जेड की स्कीम। जेड में कितने लोगों ने किया है? यस, तो जेड के जो है सो उसमें पॉइंट है। ठीक है, तीसरा है मशीन बेस एंड स्केलेबिलिटी। अगर आपके पास नंबर ऑफ मशीन कितनी है,
अगर मान लीजिए किसी यूनिट में 2 या 3 ही मशीन है तो शायद उसको उतना ज्यादा फायदा ना दिखे, क्योंकि सारी मशीन आपकी आंखों के सामने होता है। ठीक है, तो इसमें प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास नंबर ऑफ मशीन थोड़ी ज्यादा हो, समझे। चौथा है एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन पोटेंशियल या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जिनका ज्यादा है। हायर द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, हायर द पॉइंट्स विल बी अलॉटेड अगेंस्ट दैट। एंड देन ऑपरेशनल इंटेंसिटी कि नंबर ऑफ शिफ्ट्स, कितने नंबर ऑफ शिफ्ट्स में ऑपरेशन हो रहा है, कि हायर द नंबर ऑफ शिफ्ट, हायर द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू इट। इसके बाद एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जिसका कि मैंने जिक्र किया था कि यूनिट के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको इसमें उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, उनको सिखाया जाएगा डेटा कैसे लेते हैं, फिर डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, सो दैट कि अगर फ्यूचर में आप ज़्यादा मशीन्स के ऊपर इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी टीम एकदम रेडी रहेगी उसको करने के लिए। ठीक है, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग, टोटल 32 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हमने प्लान किए हुए हैं। 18 से 20 लोगों की हम वो क्लासरूम में करेंगे, हाफ डे का प्रोग्राम जो है सो वो हम करेंगे। और इनोवेटर चैलेंज के बारे में मैंने चर्चा की थी, तो ऐसे टोटल 3 इनोवेटर चैलेंज हमने गुजरात में प्लान किए हैं। उसमें से कम एक प्रोग्राम ऑफ कोर्स सूरत में भी होगा। तो आप सब लोग यहाँ जब हो तो आप सब अपने प्रॉब्लम्स जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व किए जा सके उस चैलेंज के थ्रू। हाँ, एक है क्या, ये हैकेथन टाइप का, करेक्ट। हाँ, तो इसके जो है सो एक्सपेक्टेड बेनिफिट रखे गए हैं कि हमारे गुजरात में इंडस्ट्री 4.0 इम्प्लीमेंटेशन का एक डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ से ये गाड़ी जो है सो शुरू होनी चाहिए और आगे बढ़ते हुए जो है सो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस बढ़े, फिर डायग्नोस्टिक स्टडीज हो, फिर अगर बहुत अच्छा जहाँ पे काम हुआ है उसकी केस स्टडी बने, ठीक है, दूसरे लोग भी इससे इंस्पायर हों। अगर जो हमारा काम है सिर्फ आपको बताना, हमारी जिम्मेदारी आपको बताने तक ही हो सकती है, उसके आगे अगर इम्प्लीमेंट कराना है तो एक छोटा सा काम आपको भी करना पड़ेगा, आपको जो है सो रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बगैर हम कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्कीम में आप देखोगे तो एक भी रुपए किसी भी यूनिट ऑनर से किसी भी स्टेज में लिए जाने का प्रावधान नहीं। ठीक है, आपको डायग्नोस्टिक फ्री है, आपको जो है सो इम्प्लीमेंटेशन आईओटी का फ्री है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग फ्री है, ये इनोवेटर्स चैलेंज फ्री है, सब चीज फ्री है। लेकिन ये फ्री आप कब ले पाएंगे? जब आप रजिस्टर करेंगे। ठीक है, और रजिस्टर करने का जो लिंक है वो लिंक आपके सामने में है। आपको जो ब्रोशर दिया गया है उसमें भी ये लिंक मौजूद है। ठीक है, और जब आप यहाँ पे ये क्लिक करोगे तो ऑनलाइन ही सारा रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ उद्यम के आधार पे सारा रजिस्ट्रेशन है। कैसे कैसे स्टेप होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आप वो पेज ओपन करेंगे तो ये गेट स्टार्टेड का बटन आएगा। यहाँ पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का ब्लॉक सबसे ऊपर में और हाईलाइट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको उद्यम डालना है। उद्यम डालेंगे तो आपको ओटीपी आएगा। उद्यम डालेंगे तो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी का जैसे ही एंटर करेंगे तो वैसे ही ऐसा स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो गया, मतलब कि आप इस प्रोजेक्ट में इन हो गए। ठीक है, लेकिन अभी ये स्टेज खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो सिलेक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप पहला देखोगे आपके सामने आएगा कि ये लीन स्कीम में पार्टिसिपेशन। तो जो आपका सबसे पुराना वाला लीन है, अगर मान लीजिए कि आपने 2013 में भी किया है और 2018 में भी किया है, तो आप 13 वाला सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, जो सबसे ओल्डेस्ट है वो आप सिलेक्ट करिएगा। सेकेंड है जेड में जो आपका सर्टिफिकेशन है वो सिलेक्ट करिएगा। थर्ड है कि नंबर ऑफ मशीन, इस कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है। सब ड्रॉप डाउन में ही है, आपको एंट्री किसी चीज की नहीं करनी है, केवल सिलेक्ट करना है। फिर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है और नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पांचों चीज भरना। हमारे पास बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए
जिसमें लोगों ने जो डिफॉल्ट जो ऊपर ऊपर वाला है ना, ये नॉट पार्टिसिपेटेड, नन, ओकेजनल, ये भर के भेज दिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके पास जो है बड़ी सी फैक्ट्री है। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास जो स्कोर आया वो आया 0। अब 0 स्कोर प्रैक्टिकली तो हो ही नहीं सकता। अगर 0 स्कोर है इसका मतलब आपके पास फैक्ट्री नहीं है। लेकिन अगर आप 0 स्कोर के साथ सबमिट करोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलेक्शन का कट ऑफ है 50। ठीक है, तो आप ऑनेस्टली ईमानदारी से सही सही भरिए, ठीक है। और 50 स्कोर बहुत बड़ा नहीं है। आपके पास अगर मशीन है, आपने अगर जेड या लीन में काम किया हुआ है, आपके पास जो है शिफ्ट का ऑपरेशन है, तो ये बड़ी आसानी से अचीव हो जाता है। लेकिन आपको वो सही से भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है कुछ जेनरिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर एमएसएमई हर यूनिट में होते ही हैं, तो उसकी हमने कुछ ऐसे लिस्ट यहाँ पे डाली हुई है। जैसे कि रॉ मटेरियल के इश्यूज हैं, तो ये लिस्ट ऑलरेडी डाले हुए हैं, ठीक है। आपको जैसे जस्ट जो आपके यहाँ पे रिलेवेंट है, अगर है तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली जो है ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, एनर्जी चैलेंजेस हैं, एचआर के चैलेंजेस हैं, तो ये आप क्लिक कर दीजिएगा। बाद में आप चाहें तो इसको प्रायोरिटी के लिए ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कि मान लीजिए कि इसमें आपका अगर सबसे बड़ा चैलेंज ह्यूमन रिसोर्स का ही आ गया, ठीक है, और वो चौथे नंबर पे सिलेक्ट हुआ है, तो आप उसको ड्रैग करके ऊपर कर दीजिए। सब बहुत ही इजी है। आज तो सब इतना मोबाइल लैपटॉप यूज करते हैं कि ये सब तो बहुत बच्चों के खेल जैसा है। एक छोटा सा वीडियो भी मैंने डाला है, जो अभी मैंने बताया है उसी से रिलेटेड है। जस्ट मैं एक बार प्ले कर देता हूँ। इसमें म्यूजिक भी है लेकिन अभी आ नहीं रहा है एक्चुअली। ये हो गया, ये 1 बाय 1 ऐसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। पोर्टल एमपीसी दिल्ली में बना है या गांधीनगर में? गांधीनगर में बना है। ये हमारी टीम है, सागर हैं। वेरी गुड नेविगेशन। ठीक है, सो दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड। आई जस्ट, ठीक है। तो ये होल आइडिया है। आई होप कि आपको ये मैंने जो बताया वो समझ में आया होगा, ठीक है। और ये एक्चुअली खाली एक छोटा सा एनेक्डोट है, उसके साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जब ये सबसे पहले ये प्रोजेक्ट बना, ठीक है, तो इसका ओरिजिनल ड्राफ्ट में था कि डायग्नोस्टिक करनी है, केवल डायग्नोस्टिक करनी है। तो हमारे जो साहब हैं राहुल किरकिरे सर, आप जानते हैं और भी कुछ लोग जानते होंगे, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि इसमें हमको इम्प्लीमेंटेशन डालना है, क्योंकि एमएसएमईज को सिर्फ रिपोर्ट देंगे तो वो रिपोर्ट तो सीधे उनके शेल्फ में जाने वाला है, ठीक है, वो वहीं पड़ा रहेगा, उसका कभी यूज नहीं होगा। तो क्या है कि वो साइकिल को जो है हमको शुरू करके देना है। वो पहला कदम जो सबसे हार्डेस्ट स्टेप जो होता है वो हमको ले करके देना है, ठीक है, कि वो जब बेनिफिट आने लगेगा, उसका फायदा होने लगेगा, तब हम जो है और आगे जो बढ़ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसमें ऐड करवाया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है, आपके लिए। अगर मान लो कि आपको कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, ठीक है,
आप इसको लीजिए, यूज करिए, 1 साल तक यूज करेंगे, उसका ऑपरेशन का कॉस्ट, मेंटेनेंस का कॉस्ट सब इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही है, ठीक है। तो 1 साल तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करिए। आपको अगर बेनिफिट लगता है, ठीक है, जो कि लगेगा ही, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। और वर्स्ट क्या होगा? वर्स्ट ये होगा कि आपने लगाया, आपको फायदा नहीं हुआ, ये इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। आप 1 साल के बाद निकाल के बाहर कर देना, है कि नहीं, तब भी आपको कोई कुछ नहीं जा रहा है। तो इसके लिए 0 रिस्क 100% रिवॉर्ड वाला ये एकमात्र योजना है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, इसमें रजिस्टर करिए, और हम लोग आगे भी ऐसे इंटरेक्शन करते रहेंगे, ठीक है। जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे तब भी हम चर्चा करेंगे, और हमारा डिजिटल लर्निंग जो है, ठीक है, वो भी इसके साथ इन्हांस होता रहेगा, ठीक है। हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी तो हमारी भाषा जो है वो भी अब डिजिटल होगी। अगली बार जब हम बात करेंगे तो काफी हम टेक्निकल भाषा में बात करेंगे, ठीक है, इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो विद दिस मैं आप सब लोगों से आग्रह भी करता हूं कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए। और आपको ये हमारे साथ एसेसर हैं हमारे, ये धवल डोडिया जी, ये यहीं सूरत में ही है। तो आपको अगर कुछ क्वेरी लगता है तो वो आपके यूनिट पे आके आपको हेल्प भी कर देंगे, ठीक है। आपको अगर कुछ ये रजिस्टर करने में या कोई इशू हो रहा है, ठीक है, तो आप उनको कांटेक्ट करिएगा तो वो आपको सपोर्ट भी कर देंगे। और हम लोग तो 24 आवर हैं ही, ठीक है। हम 24 आवर, हमारी टीम 10-10 बजे, 11-11 बजे हम लोग लगे ही हुए हैं, ठीक है, जब से हैं। तो हम लोग हैं ही, कुछ भी होता है आप हमें संपर्क करिए, उनको संपर्क करिए। हमारी एसजीपीसी की पूरी टीम ये प्रोडक्टिविटी परिवार का अंग है। सेवा, सेवा हमारे लिए बिल्कुल भी नए नहीं है। सेवा के साथ ना जाने हमने कितने क्लस्टर बनाए हुए हैं, सेवा में ही लगे हुए हैं। सेवा ने इंडस्ट्री को इतनी सेवा दी है, ठीक है, कि सब लोग अभिभूत हैं इनकी सेवाओं से। तो बिल्कुल आप सब लोग जो है इसमें जुड़िए। और सेवा से मैं एक और आग्रह भी करूंगा कि इस बार आपने लीन में थोड़ा हाथ पीछे किया है, तो लीन के क्लस्टर भी आप बनवाने आप शुरू करिए, ठीक है, जिससे कि लीन प्लस आईओटी, ठीक है, ये ग्रेट कॉम्बिनेशन बन करके आगे बढ़ेगा। क्लस्टर बनाया सेवा सेवा ने पहले तो सर 4 क्लस्टर बनाए, अभी टोटल अभी तक 8 क्लस्टर बनाए हैं। अभी नए बनाया, हमें तो नहीं पता है, हमें आपने नहीं बताया इसके बारे में, तो हम आपसे अलग से चर्चा करेंगे इसके लिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। बेसिकली आया इंडस्ट्री 4.0 आणि इंडस्ट्री 4.0 ने ये नहीं करूँ इतना रोडमैप कर लो बट कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज 4.0 फंडामेंटल क्वेश्चन So basically industrial revolution के 4 स्टेप होते हैं। इंडस्ट्री 4.0 मतलब ऑलरेडी नॉन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी। स्टार्टिंग में स्टीम इंजन थी, પછી એ ચેન્જ થયું ઇલેક્ટ્રિફિકેશન થી, પછી એ ચેન્જ થયું ઓટોમેશન અને કમ્પ્યુટર આઈટી ની યુગ હતો। તો હવે ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 નો સમય છે। what you said is correct but for benefit of all I just explain this so that you can know why we are emphasizing on this પહેલા આપણે હોર્સ પાવર જે આવ્યો એટલે આપણે સદેડા રીતે કરતા હતા ઘોડા જે લોકો વાપરતા હતા પછી સ્ટીમ એન્જિન આવ્યું that was industry 1.0 here where we started harnessing the energy to do our work that was the advantage number 1 that we had second was the production the 2.0 was production where we formed the production line so that things in the repetitive are being done and you get it done faster and with better accuracy. That was industry 2.0. Industry 3.0 was the introduction of computers to control the machines. But the instructions and decisions were given by you. That means we depended upon human intervention for the machines to function correctly. Now we have come to industry 4.0 where the machine communicates with the other machine and takes the decision by the algorithm given to it so that human error, human intervention is avoided.
The best example can anyone give me of industry 4.0 that you are using every day? Best example. Can anyone say? And you are using it every day. GPS. હવે તે મેપ વાપરો છો. That's the best example of industry 4.0 that you can find. પહેલાના જમાનામાં રાત્રે કશે તમે ફસાઈ જાઓ તો હવે કોઈને પૂછવાનું ગૂગલ વાત જ નથી એટલે સીધો જવાબ આપે કે આજના જમાનામાં તમે કશે બી જવું છે તો તમે લોકેશન નાખી અને યુ આર ફાઇન્ડિંગ ધ વે તમારી સાથે તમને એવું લાગે છે કે કોઈ તમારી સાથે વાત કરે છે આની ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ સમબડી તમારામાં ગાડીનું જીપીએસ સેટેલાઇટ સાથે એ કરી અને એટલે તમને તમારી ગતિ કેટલી છે તમારું આ કેટલું છે તમારું લોકેશન કેટલું છે બધું જાણી અને તમારે ક્યાં જવાનું છે એનો રસ્તો તમને તમારે છે ઇઝ એર એની ઇન્ફોર્મેશન એટલે કોઈ તમને ખોટા રસ્તે ચડાવી દે એવું તો છે અને વિધાઉટ એની ઇન્ફોર્મેશન તમને what the machine are talking તમારી જીપીએસ and satellite communication is between them only there is no human intervention between them and that is what we are using. That's the best example. So why we are saying that we want to use and put industry 4.0 in the manufacturing or in the industry as a whole. આપણે તો આપણા માણસો છે તમે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ લગાવી દો તો બી બધી જગ્યાએ તમારું બરાબર થાય છે માણસ ઇન્ટિરિયરમાં ભૂલ મારે તો બેઝિક ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ આજે તમે જે લિંક મોકલાવી હતી રજિસ્ટરમાં એમાં એડ્રેસમાં તમે જમા માર્કેટ નાખ્યું ઇટ્સ હ્યુમન એરર હવે લિંક મોકલાવી એમાં ઈમેલનો એડ્રેસ નાખ્યું છે પણ એની અંદર વચ્ચે કટ પેસ્ટમાં જાપાન માર્કેટ નાખેલું એટલે પહેલા બે જાપાન માર્કેટ ચેક કરી ગઈ આ બધું મશીન કોમ્પ્લિકેશનમાં આવશે ત્યારે this will be avoided human intervention and human problems અને human mistakes will be avoided અને જે કહ્યું તેમ કે ભાઈ આપણે પ્રોડક્શન વેલ્યુ મશીન બની જાય ત્યારે તો આવવાનો છે પણ if we get any clear aware કે ભાઈ હવે આને પ્રેક્ટિકલ્સમાં લેવાનું છે તો જ્યારે ખરેખર બ્રેકડાઉન થશે ને આપણે ખરેખર પ્રોડક્શન થવા હશે તેમાંથી તો બચશું બીજું you will be having the advantage of having all this data and everything that you want is that you will be having a full set કે ભાઈ મારું મશીન આ કેટલા વખતે કરી જાય છે કેટલું આ જાય છે મારો આટલો યુઝ છે તો કેટલા વખતમાં આ જાય છે તો you also will solve the algorithm કે ભાઈ હવે આને ઇન્ટરનેટમાં લઈને આ ભલે પહેલા એને ઓછા ખર્ચામાં પણ કરશે ઓછા ટાઈમમાં તો these are all the advantages હવે એને જે કહ્યું કે આપણી બેસિકલી આપણો મોટો પ્રોબ્લેમ શું લોજિસ્ટિક્સ છે સપ્લાય ચેનના લોજિસ્ટિક્સ છે that is one of the biggest problem કે ભાઈ તમારું મટીરીયલ મોકલું છે just go 10 years back તમે આગળ જો કહ્યું છે તમારું આગળ કા પડ્યું છે તમારું મટીરીયલ કા પડ્યું તમને ખબર નથી કે તમારા આગળ વાળો બી તમને જવાબ આપી શકતો કે તો આજે તમે આકડિયાને લઈને કુરિયરના લઈને તમે તમારા પાછળ જે છે એટલે ડેટા લઈને કે આ પાછળ ના પડે તો this is the advantage of data that is coming out અને આવી તો આપણી ઘણી બધી ઇન્ટેલિજન્સ લોજિસ્ટિક્સ ઇઝ વન ઓફ ધેમ હવે લોજિસ્ટિક્સમાં એટલે જેમ કે IoT ડિવાઇસ આપણે ગાડીમાં નાખ્યા છે તો તમારી ગાડી ક્યાં છે એ તમને ખબર પડે છે You know કે હવે તમારો ડ્રાઈવર છે એ ઘરે જઈને ઊભી ગયો છે કે ડ્રાઈવર ખરેખર ગાડી લઈને આવી તો આખા બધા રેગ્યુલર છે તો આ રેગ્યુલરને સોલ્વ કરવું હોય તો we have to adapt data driven manufacturing data driven માં આપણે જે સીધી ચલાવશું તો this will have never going to be advantageous so let us all adapt this type of things that are coming from the government. Let us take advantage of that and try to implement what
Zero cost, 100% risk. So that is right included. नुकसान तो बहुत होती है, बहुत है, तो बहुत है। इस समय खबर को पता नहीं लगा क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई सवाल है इम्प्लीमेंटेशन में आपके लिए बात है। Any questions? Okay, thank you. I acknowledge the presence of Surat Textile Club President Varsal Chevli sir. I acknowledge the प्रतिनिधि किशोर पटेल सर, જેમનું હું સ્વાગત કરું છું. I would like to share with you one famous inspirational quote, late Ratan Tata sir. He says that never stop learning, keep changing yourself to grow and evolve. અર્થાત શીખવાનું બંધ ન કરો અને વિકાસ માટે પોતાના બદલતા રહો. My request to the IT Research Private Limited Tarun Purohit sir, please deliver speech on RAMP's case study and presentations as well as SIM kit demonstration. Sir, the floor is yours. So I have started my company Limelight IT like around 6 to 7 years back now. We started with a very simple idea to give technology industry 4.0 technologies and related works for the SME and MSME, because when I started I feel that big companies MNC and who are a big giant in the manufacturing sector can easily afford industry 4.0 technology, because they can ask anytime Siemens or IBM to their factory and they can study what is the requirement of their factory and what solution they can provide. So this sort of system is already there. And then I started my journey, my first project with the Tata Nano plant Sanand, and then I realized that there are more need of such technology in the SME and MSME sector. But the challenge was again huge challenges for such sort of implementation, क्योंकि SME MSME के प्रॉब्लम बहुत कस्टमाइज्ड होते हैं, ऐसे MNC की तरह शॉर्ट नहीं होते, क्योंकि MNC में ऑलरेडी बहुत सारा ऑटोमेशन ऑलरेडी लगा हुआ है. SMEs में बहुत सारे मशीनें अभी भी शायद मैन्युअल होंगे, है ना. मैं अगर विजिट करूं किसी फैक्ट्री में, क्या होता है कि जनरली 12 या 15 मशीनें, उसमें से 7-8 हैं जिसमें PLC है, 3-4 में PLC भी नहीं है और 1-2 तो बटन से ऑपरेट हो रहे हैं. फिर उनको मैं बोलूं जाके कि आपका मैं फैक्ट्री ऑटोमेट कर दूंगा, तो अब समस्या ये हो जाती है कि वो 4 मशीन का तो हो जाएगा, बट बाकी के 3 मशीन का क्या. अब उनका अगर डेटा नहीं आ रहा है, डेटा कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो सेंस ही नहीं बनाएगा, क्योंकि वो आधा ही डेटा, ऑलवेज जब भी डैशबोर्ड खोलेंगे आधा डेटा मिलेगा, 3-4 बार डैशबोर्ड ऑपरेट होगा और फिर शायद वो ऑपरेट हो भी ना. तो कुछ सालों के लिए मुझे ये चैलेंजेस अगेन एंड अगेन फेस हुए. देन आई वन पॉइंट आई रियलाइज कि आई हैव टू कम अप विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कि जो इवन मैनुअल मशीन हो, ऑटोमेटिक मशीन हो, कोई भी सेक्टर का मशीन हो, उसमें ये लग जाए और एक बेसिक काइंड ऑफ जो एडवांटेजेस हैं जो SME को ऑन द शेल्फ राइट अवे हम दे सकते हैं, उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं. देन आई started my journey. So why it is matter, है ना. तो एक नंबर हमने देखा है कि इंडिया का इंपोर्ट जो है चाइना से बढ़ रहा है ना. वो हमें लगभग सबको पता है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कुछ हद तक चाइना पे दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है. चाइना या कोई भी इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके वहां भी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रहा है, कुछ सेक्टर में जो वो लीड लेते जा रहे हैं. अब इस नंबर से हमें शायद इतना इमीडिएट इम्पैक्ट ना आए कि ये ठीक है ना, कोई नंबर ही है. इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सो हमारा मेन काम जो है मैन्युफैक्चरिंग में, हम भी मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो है डिवाइस बनाते हैं. डिवाइस में इंटरनल PCB जो होती है उसको हमें बनाना पड़ता है, वो हम इन हाउस मैन्युफैक्चर नहीं करते. मेरे पास आज से 3-4 महीने पहले की बात है कि मुझे एक PCB बनाती थी, कुछ 1000 पीस थे. यहाँ पर वो सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, SME MSME हैं जो PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो सर ने बात की कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाते हैं. मैंने अपना लैपटॉप खोला, 4 सर्च किए वेंडर, मैंने उनको ईमेल डाला, फोन किया कि भाई मुझे ये
रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। वहां से पहला रिस्पॉन्स था कि हाँ ठीक है, हम आपको कोटेशन भेजेंगे। अब ये देखिए प्रोडक्ट जो है बहुत कस्टमाइज्ड है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट का साइज, शेप, रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग होगा, है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि मुझे कुछ डेटा देना होगा, तभी वो जाके उनको स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और कोटेशन भेजेंगे। प्रोसेस चालू हुआ, मेरे पास 2 या 3 कोटेशन आए थे 5 या 6 दिन के बाद, वो भी एक और बार मैंने फॉलोअप लिया तब, है ना। फिर उनका जो कोटेशन था कि आपको डिलीवरी मिलेगी, ये हमारा जो प्रोसेस होगा वो 15 दिन का होगा और आपको ये मटेरियल जो है 18 या 19 दिन में मिल जाएगा। अब मैंने अपना लैपटॉप खोला, एक चाइनीज वेंडर है JLC PCB करके, ग्लोबल है, उनकी वेबसाइट पे आप जाओ तो आपको सीधा वो डेटा अपलोड करना है, आपकी जो डिजाइन फाइल है। डिजाइन फाइल मैंने अपलोड की, विद इन 30 सेकंड उनका कोटेशन वहां से आता है कि आपको इतना पड़ेगा। उनका ऑर्डर साइज मिनिमम आप देखेंगे, अब ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो इतना, अब छोटे ऑर्डर नहीं देते होंगे, बट ऐसा नहीं, उनका ऑर्डर चालू होता है 500 रुपए से। DHL का आप वहां पर आपका, अगर आप DHL अकाउंट है, वो आपका अकाउंट नंबर डालिए, वो प्रोसेस में जाएगा, 24 आवर्स में प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, वहां से मटेरियल निकलेगा और विद इन 7 डेज आपके पास होगा। इसमें आपको 30% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम पता है ऑलरेडी कि ये अगर ऐसे ही ग्रो करते रहे चीज तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री, उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। 30% एंटी डंपिंग ड्यूटी है उस पर, ये मिला लो तो कोस्ट जो है ऑलमोस्ट टच टू टच है उनका और हमारे यहाँ SMEs का। ये प्रॉब्लम्स जो है वो, अब मानिए कि कस्टमाइज प्रोडक्ट है, फिर भी वो कोटेशन से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ विद इन अ फ्यू मिनट्स वो हमको दे सकते हैं, और प्रॉमिस डिलीवरी जो हमें मिलेगी ही मिलेगी, है ना। अब इसमें आप देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि वो मुझे वहां से जाके पोर्टर करना है या मैं सीधा लेके आ जाऊंगा, है ना। ग्लोबल सप्लाई चेन इन्वॉल्व है, फिर भी वो मुझे गारंटेड डिलीवरी प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना, और 500 रुपए के ऑर्डर में, और वो जाके आप करोड़ तक का भी ऑर्डर उसी वेबसाइट पे प्लेस कर सकते हो विथ पेमेंट, है ना। अब ये चीजें अगर वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमें कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम वैसे देखते जाएं कि ठीक है ना, मैं नहीं कर रहा हूं इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरे सामने फैक्ट्री है GID से, वो भी तो नहीं कर रहा है ना। बट प्रॉब्लम अब ये नहीं है ना, क्योंकि वो नहीं कर रहा है, हमारे सेक्टर में नहीं हो रहा है, बट चाइनीज कर रहे हैं या ताइवानीज कर रहे हैं, या फिर कोई और कंट्री जो है जो हमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, उनके वहां हो रहा है। और अब ग्लोबल ट्रेड ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ पहले, ठीक है, हमारे मार्केट में जितने हम प्लेयर थे सब एक ही पेस पे चल रहे हैं, और गवर्नमेंट या कोई भी पावर चाहेगी तो भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, और कितनी भी आप डंपिंग ड्यूटी लगा लो, वो मार्केट माल आएगा तो आएगा ही, है ना। अब ये बेसिकली हमारा मोटिवेशन था स्टार्ट करने के लिए, एंड देन डायरेक्ट मूव क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज PDF। अच्छा, सो व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0, जैसे सर ने एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली, जो इंडस्ट्री 1.0 जब इनिशियली आया था, दिस इज द टाइम ऑफ इंडस्ट्री 4.0, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे रन हो सकती है। अब इंडस्ट्री 4.0 के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे एफिशिएंसी है। अगर हम मान लीजिए कि अगर मैं किसी मशीन को, एक थंब रूल हो रहा है कि अगर किसी चीज को इंप्रूव करना है तो उसको मॉनिटर करना ही पड़ेगा, है ना, तभी हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और एफिशिएंसी अगर इंप्रूव करनी है हमें, तो उसका अभी हमें करंट नंबर पता होना चाहिए कि मेरा मशीन कितना एफिशिएंटली कुछ अगर बना रहा है तो कितना एफिशिएंटली वो बना रहा है। और एफिशिएंसी मॉनिटर करने का सबसे इजी जो एक मैथमेटिकल नंबर जिसको हम निकाल सकते हैं वो वही है जो सर ने अभी एक्सप्लेन किया कि अवेलेबिलिटी, उसका परफॉर्मेंस और उसकी क्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर हमें मिलेगा। अभी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि ओनर अगर प्रोडक्शन हेड को फोन करते हैं कि भाई क्या चल रहा है फैक्ट्री में, तो अब उनका आंसर क्या होगा, ना लंबा कुछ एक्सप्लेनेशन हो सकता है, या ये चल रहा है वो चल रहा है, उसकी जगह एक अगर नंबर वो बता दे कि वही 60% है, दैट मीन्स कि हमें हमारा सब कुछ पता चल गया कि 60% पे हमारे प्रोडक्शन जो है अभी चल रहा है। अभी वो प्रैक्टिस नहीं है, अभी वो मैथमेटिकल नंबर हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो इस स्कीम से या इस तरीके की टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन के जरिए हम कर सकते हैं। एक्सेलेंस है, जहां पर हम क्वालिटी अगर देखते रहें, क्वालिटी कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहें, तो ही हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने एक केस में देखा था कि जहां पर ये टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो बड़ी कंपनी थी बेसिकली। उनका प्रॉब्लम था कि टायर जब हम बना लेते हैं, बनने के बाद उसमें बहुत छोटे छोटे डिफेक्ट्स हैं। अब डिफेक्ट्स हैं तो डिफेक्ट्स वैसे विजुअली हम इंस्पेक्ट करते हैं, और उसके लिए हमारे लोग, अब लोग हैं तो अब उसमें अगर एक बार अगर वो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया, जैसे सर ने बताया, तो अब उसमें कुछ भी हो सकता है।
है ना, कि या तो हम ढंग से उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, या उसका साइकिल टाइम जो है कितने टाइम में हमें उसको देखना है वो लंबा हो सकता है। अब उसका टेक्नोलॉजिकल अगर सेम चीज को मुझे अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू करना है तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल, जैसे कंप्यूटर विजन जिसको हम बोलते हैं, कैमरा है, एक सीपीयू है, मैंने उसकी बहुत सारी फोटोज लूंगा जो अच्छे टायर है, अच्छी प्रोडक्ट है, जो जिसको हम बोलें कि अच्छी क्वालिटी है, मैंने उसके 10,000 फोटोज मान लीजिए मैंने खींच के स्टोर कर लिए डेटाबेस में। मैंने साथ साथ जो डिफेक्टेड टायर हैं, जो हमने ऑलरेडी हमने डिफाइंड है कि ये तो अगर पर्टिकुलर डिफेक्ट आता है दैट मीन्स दिस इज द दिस सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट कैटेगरी, उसके मैंने 110,000 फोटोज हर डिफेक्ट के ले लिए। अब में क्या हो रहा है कि जब भी प्रोसेस में टायर बन के आ रहा है, मैं उसको रियल टाइम में फोटो से उसका है जो कैप्चर करता हूं और अपने डेटाबेस से मैच करना है। अब उसमें कोई ज्यादा इंटेलिजेंस यूज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर फोटो मैच हो रहा है 90-95%, तो मैं तुरंत वहां पर रेड फ्लैग कर सकता हूं कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है और इसकी वजह भी ये हो सकती है क्योंकि वो डेटाबेस में मैच कर गया है। सो दिस सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर विजन कैन बी एप्लीकेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री, कि जहां पर कुछ भी अगर हम विजुअली कर सकते हैं तो वो कैमरा कर ही सकता है और कैमरा से सिस्टम जो है उसका डिसीजन ऑटोमेटिकली ले सकता है। अब जब मैंने फैक्ट्रीज पे विजिट करना स्टार्ट किया, 1 बाय 1 फैक्ट्री हम जब कर रहे थे, देन आई रियलाइज कि सारी फैक्ट्री एक जैसी नहीं है, हर फैक्ट्री का एक अपना लेवल है इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, डेटा कलेक्शन। तो मुझे जब उसकी स्ट्रेटेजी बनानी थी कि हम उस फैक्ट्री को कैसे अप्रोच करेंगे, किसी फैक्ट्री को हम कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो लेवल 0 में मैंने डिफाइन किया कि जहां पर लगभग ऑपरेशन मैन्युअल है, ईआरपी या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पर हम कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन अलग होगा। लेवल तो ये आइडेंटिफाई पहले करना है कि उसमें हमने सारे उस फैक्ट्री को पहले लेवल आइडेंटिफाई किया और उस हिसाब से हम उनका प्लान बनाएंगे और फिर सॉल्यूशन जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन प्लान एंड थर्ड जो है वो इन्वेस्ट है। ऑफ कोर्स ये है प्री रैम्प स्कीम, कि जहां पर रैम्प स्कीम नहीं था, मैं अपने एंड पे ये सॉल्यूशन जो है मैं 1 बाय 1 एसएमई में हम इंप्लीमेंट कर रहे थे। एंड देन जो लेवल मैंने आपको बताया कि लेवल 0 इज मैन्युअल फैक्ट्री, लेवल 1 है जहां पर थोड़ा बहुत कुछ डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ईआरपी का हो, एटलीस्ट हमारे जो ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहे हैं। कुछ ओई की जो सर ने बताया कि ओई कहीं कहीं पर मेजर हो भी रहा है और वो शीट में मेजर हो रहा है, फिर उसको हम एक्सेल में डालते हैं, तो दैट इज लेवल 1। लेवल 2 इज इंटीग्रेटेड फैक्ट्री, जहां पर कि ये सारी चीजें जो हैं डेटा कलेक्ट हो रहा है वो इंटीग्रेटेड भी है। जैसे अगर मान लीजिए मेरा सप्लाई चेन में मैं सेल्स पर्सन हूं उसी फैक्ट्री का, मुझे कस्टमर का फोन आया, मैंने ऑर्डर ले रखा है, उन्होंने बताया कि मेरा डिलीवरी डेट क्या है। अब मुझे उसके लिए 4 लोगों को फोन ना करना पड़े, मैं अपना सिस्टम खोलूं, वहां से देखूं कि आपका ऑर्डर नंबर 345 है, प्रोसेस नंबर 3rd में वो जो है और इतना बन गया, इतना बाकी है, मैं वहीं से डेटा देखा हूं और फिर उनको पास ऑन कर दिया हूं। वो इंटीग्रेटेड फैक्ट्री है। और एडवांस स्मार्ट फैक्ट्री जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है, जहां पर कि हम डिसीजन भी जो है वो ह्यूमन की जगह सिस्टम ही ले रहा है, सिस्टम ही तय कर रहा है कि अगर मेरे 3 मशीन है, मेरा नया ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा मशीन होगा, मैं कौन से मशीन पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन चलाऊं, तो मेरा फास्ट, एफिशिएंट और रिलायबल तरीके से मैं उसको प्रोडक्ट को बना पाऊंगा। क्योंकि हर अगर प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन अलग अलग है तो वो सिलेक्ट करना कि कौन सा मशीन बेटर है वो भी हम मैन्युअली ना करें और ऑटोमेटेड हो। जैसे कुछ भी करने से पहले जो हमारा 4 स्टेप का जो प्लान है वो होता है कि हम पहले एक प्लान बनता है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का, फिर अगर वो टेक्नोलॉजी हमने मान लीजिए डिसाइड की म्यूचुअली कि हम ये चीज हमारे वहां पर एप्लीकेबल है, ये हम बल लगाएंगे, तो ट्रेनिंग सपोर्ट, क्योंकि उसको फिर यूज करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि ये मेरा एक काफी बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने अगर टेक्नोलॉजी वहां लगा दी है तो इनिशियली कि ठीक है हाँ लग गया है, बट वो धीरे धीरे फेड आउट हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमने वो टेक्नोलॉजी बनाई तो है आपके लिए, बट उसको यूज कर रहे हैं हमारे शॉप फ्लोर पे लोग, है ना, ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, सुपरवाइजर यूज कर रहे हैं। अब ये जो है कस्टमर और यूजर, ये बड़ा क्लासिकल डिफरेंस है कि जो हमारा कस्टमर है वो हमारा यूजर नहीं है, जो हमारा यूजर है वो कस्टमर नहीं है। तो हमें उस तरीके की टेक्नोलॉजी बनानी होगी कि हम वो एकदम यूजर फ्रेंडली हो, सिंपली
अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं लोग शॉप फ्लोर पे तो भी उसको यूज कर पाए, भले उसके आउटपुट जो है बड़े कॉम्प्लेक्स हों, बट वहां पर जब हम इसको यूज कर रहे हैं वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए और उसी का फिर ट्रेनिंग या सपोर्ट भी मिलना चाहिए इनफ कि हम हर एक ऑपरेटर को ये सिखाएं कि आपको अगर हम कुछ चीज दे रहे हैं तो उसको कैसे यूज करना है। एक और चीज ट्रेनिंग और सपोर्ट का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है, एक दो एक्सपीरियंस मुझे हुए कि मीटिंग हुई, ओनर के साथ हम बैठे, डिस्कस हुआ, प्लान रेडी हुआ और फिर इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया। हम शॉप फ्लोर पे गए, हमने लगाना चालू किया। जब उनके ऑपरेटर होते हैं या सुपरवाइजर से उनसे जब पहला इंटरेक्शन होता है कि आ कहीं नवो लगाए ना થાય, આ બધું કઈ ના થાય સાહેબ, તો ઉપરથી તો એમને તો શું ડિસિઝન લેવાનું લઈ લે, પણ આ ના થાય। પછી આપણે પૂછીએ કેમ ના થાય, કેટલું બધું કામ હોય છે અમારે, આ શીટ ભરીએ તે શીટ ભરીએ ને હવે સડનલી આ તમે નવું લાયા, આ ના થાય। હવે એકવાર ના થાય પડી ગયું પછી તમે ગમે એટલો એફર્ટ મારો એ જલ્દી થાય જ ના, કારણ કે ત્યાં એ રેઝિસ્ટન્સ આવવાનું જ છે। બેટર ઓપ્શન, બેટર વે શું છે, જ્યારે આપણે પ્લાન કરીએ છીએ ત્યારે એમના બી ત્રણ લોકો જે આપણા શોપ ફ્લોર ઉપર છે એમને થોડાક ઇન્વોલ્વ કરવા, એમને બી એમનું ઇમ્પોર્ટન્સ બી ખ્યાલ આવે, એમને બી લાગે કે હા આપણું એક એનો વેટેજ છે કે તમે આપણે આ સિસ્ટમ લગાવવાના છીએ, તમારું શું છે, તમારા શું મંતવ્યો છે, એક બી કદાચ એમના ઇનપુટ બી આવે જે આપણી ફ્યુચર જે આપણી ટેકનોલોજી આગળ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવાની છે એના માટે બહુ સરસ આઉટકમ આપણને પછી આપે। સો दिस इज आई गेस। हाँ, હવે સરે જેમ વાત કરી કે અમારું જે સોલ્યુશન છે રેમ્પ સ્કીમના અંડર, જેમાં અમે એક સિમ કિટ આપણે ત્યાં ઇન્સ્ટોલ કરશું। હવે અહીંયા આપણે જોશું કે એક ડિવાઇસ છે જેમાં નાનકડી ડિસ્પ્લે છે અને બટન છે। હવે આ કામ કેવી રીતે કરશે કે આમાં અમુક સેન્સર આપણે ઇન્ટરફેસ કરશું। હવે આમાં તમે ઇમેજિન કરી લો તમારું કોઈ પણ મશીન કે જે ઇલેક્ટ્રિસિટીથી ચાલે છે, એ મેન્યુઅલ છે, ઓટોમેટિક છે, પીએલસી થી ચાલે, સ્કાડાથી ચાલે, ડઝન્ટ મેટર। હું આની અંદર 3 સેન્સર લગાવીશ। સીટી સેન્સર પહેલા જે કરંટ મેજર કરશે। સીટી સેન્સર કેવા હશે કે આપણે ક્યાંય કેબલિંગ કરવાનું નથી, એનો જે ફેઝનો વાયર જાય છે એના ઉપર સિમ્પલી એને આપણે ક્લેમ્પ ઓન કરી લેશું। એ નોન ઇન્ટ્રુઝિવ લોડ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ છે NILM, જેનાથી આપણે એનો કરંટ જે છે મેજર કરી લેશું વિધાઉટ વાયરને ટચ કરે। હવે કરંટ લઈ લીધો મતલબ કે એનો પાવર જે જ્યાંથી જાય છે એનું આપણે મોનિટરિંગ કરી શકીએ। ધેટ મીન્સ કે એ કંઈ પણ કરશે મશીન, એની સિગ્નેચર ત્યાં છોડીને જ જશે। મશીન ચાલુ થયું, કરંટ વધી ગયો, એની એક પેટર્ન બની, આપણે પકડી લીધી અને આપણે ડિટેક્ટ કરી લીધું કે મશીન ચાલુ થયું છે। મશીન સ્ટોપેજમાં જશે, કરંટ નીચે જશે, આપણે ડિટેક્ટ કરી લઈશું મશીન સ્ટોપેજમાં છે। મશીન સ્ટોપેજમાં જશે એટલે અહીંયા આપણે એક જે ટાવર લાઇટ આપણે પેલા પેનલમાં જોઈ હતી, ટાવર લાઇટ ચાલુ થશે, એક સાયરન વાગશે। ઓપરેટરનું કામ એટલું જ છે કે ભાઈ મશીન સ્ટોપેજમાં ગયું છે, કેમ ગયું છે। તમારી જોડે એમની જોડે એક શીટ હશે જેમાં આપણે રીઝન બધા લિસ્ટ આઉટ કરેલા હશે, સ્ટાન્ડર્ડ રીઝન 10, 15, 20, 25। એમનું સિમ્પલી કામ એમ છે, એમાં આમથી કોડ જોવો કે આપણું આ રીઝન સ્ટોપેજ છે, મટીરિયલ નથી મારી જોડે, મટીરિયલ સ્ટોપેજ રીઝન નંબર 3 પ્રેસ કર્યું એટલે એણે એનું લઈ લીધું। આપણું 4 કલાક મશીન બંધ રહ્યું હતું, આપણને એન્ડ ઓફ ધ વીક એ આપણનું પર્ટિક્યુલર રીઝનના સામે લખેલું આવી જશે કે 3 કલાક આપણું રીઝન મટીરિયલ શોર્ટેજના લીધે મશીન ઊભું હતું। આનો એકચ્યુઅલ બેનિફિટ શું છે, 6 મંથ આને ચલાવો, 6થા મહિને તમે જુઓ કે મારા કયા રીઝનના લીધે કેટલા અવર્સનું લોસ છે। એને તમે જો સિમ્પલી મારી ફર્સ્ટ વિઝિટમાં તમે મને એમ કહી દેશો કે મારા ફર્સ્ટ 1 અવરનો લોસ મતલબ મારો રૂપીઝમાં આટલો લોસ છે, જો તમે મને એ નંબર આપો છો તો એન્ડ ઓફ ધ 6 મંથ હું તમને કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપીશ કે મટીરિયલ શોર્ટેજને લીધે તમને 4 લાખનું નુકસાન થયું છે। હવે તમારે ડિસિઝન લેવાનો છે કે મટીરિયલ શોર્ટેજનું મારે જે એક્સપાન્ડ કરવું છે, થોડું કન્સ્ટ્રક્શન કરવું છે, એ વધારે મોંઘું છે કે 4 લાખ મોંઘા છે। અધરવાઇઝ આ તમને 2 નંબર રિલેટ કરી જ ના શકો, હે ને। પછી હવે આમાં કોઈ પણ રીઝન હોય એ આપણે એન્ટર કરી લીધા। આની જોડે એક બીજું સેન્સર આવશે પ્રોડક્શન કાઉન્ટિંગ માટેનું। માની લો કે હવે મશીન તો ચાલુ છે પણ કેટલી પ્રોસેસ, કેટલી સ્પીડે આપણે એનો પ્રોસેસ, એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ। સિમ્પલ સેન્સર આવશે જે કાઉન્ટ જ કરશે એમાં, જ્યારે એમાંથી પ્રોડક્ટ નીકળે છે તો એને આપણે કાઉન્ટ કરી લેશું। જો ડિસ્ક્રીટ ઓપરેશન અને જો રોલિંગ ટાઈપ ઓપરેશન હોય, આપણું ટેક્સટાઇલમાં જેમ બધા મશીનો હોય છે એમાં મીટર મેટર કરતા હોય, એ કેસમાં આપણે એના રોટેશન કાઉન્ટ કરશું। રોટેશન ઉપરથી મીટરમાં કન્વર્ટ કરશું ને આપણે કહી દઈશું કે આટલા મીટરનું પ્રોડક્શન થયું છે, ક્યારે ફાસ્ટ થયું, ક્યારે સ્લો થયું, કઈ પ્રોડક્ટનું કેટલા મીટરનું પ્રોડક્શન નીકળ્યું એના લીધે। હવે એની સામે થર્ડ જે છે આપણું પાછું કરંટ મોનિટરિંગ બી કરતા હતા। એટલે હવે તમારી જોડે એક નંબર હું આપી શકીશ તમને, રૂપીઝ પર કેજી કે રૂપીઝ પર મીટર। આ પર્ટિક્યુલર મશીનનો તમને 1 મીટર વસ્તુ પ્રોસેસ કરવાનો, બનાવવાનો કેટલો ખર્ચો કેટલો છે અને એનો ટ્રેન્ડ શું છે,
કે 6 મહિના પહેલા 5 રૂપિયા હતો વધીને 5.25 થઈ ગયો. આમ તમને ફ્લોર ઉપર ખ્યાલ નહીં આવે, પણ એ નંબર તમને દેખાશે ને હવે એમને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો તમારા ટર્નઓવર જોડે એટલે તમને ખબર પડશે કે દિવસનો મારો આટલો લોસ તો આ ખાલી આ જે ચેન્જ થઈ ગયું છે એના લીધે થયો છે. પણ શું કામ ચેન્જ થયું છે? હવે એ પ્રશ્ન છે કે આપણે સિસ્ટમમાં જોઈ ડેટાને જોઈને આપણે શોધી શકીએ. થર્ડ જે સેન્સર આપણે લગાવીએ છીએ સ્ટાન્ડર્ડ એ વાઇબ્રેશન છે. હવે વાઇબ્રેશન સેન્સરનું કામ સિમ્પલી કેમ છે કે તમે કોઈ પણ જ્યારે ઘણા વર્ષોના અનુભવી હોય, આ મેં બી એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે, પ્રોડક્શન હેડ હોય આપણા ફેક્ટરીમાં 20 વર્ષથી છે, મશીન જ્યારે એનો અવાજ બદલે એટલે દૂરથી કહી દે કે આમાં બેરિંગનો જ પ્રોબ્લેમ છે. કેમ કે અવાજનું જ એમની જોડે એ લર્નિંગ બેસી ગયેલું છે. એ ફ્રીક્વન્સી એમના મગજને ખ્યાલ છે કે આ ફ્રીક્વન્સી બેરિંગનો પ્રોબ્લેમ હોય તો જ જનરેટ થાય છે. સેમ વસ્તુ આપણે વાઇબ્રેશન સેન્સર થ્રુ કરીએ છીએ. ખાલી એમાં બેનિફિટ એ છે કે વાઇબ્રેશન સેન્સરનું એક તો આપણા જે મગજની પ્રોસેસિંગ પાવર છે એનાથી થોડીક વધારે છે અને એની સેન્સિટિવિટી બી વધારે છે. હવે વાઇબ્રેશન સેન્સર આપણે કોઈ પણ મશીન ઉપર લગાવી દીધું, 2-4 દિવસ પછી માની લો કે બ્રેકડાઉન આવ્યું ને મિકેનિકલ બ્રેકડાઉન હતું, ઓપરેટરે નંબર નાખ્યો મિકેનિકલ બ્રેકડાઉન, મારા સિસ્ટમને ખ્યાલ આવી ગયો કે મિકેનિકલ બ્રેકડાઉન હતું ને ત્યારે વાઇબ્રેશન એની 10 મિનિટ પહેલા કંઈક આવો ગ્રાફ હતો. નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આવો ગ્રાફ બનવાનો થશે એટલે હું તમને એલર્ટ આપી દઈશ કે તમારે સિમિલર મિકેનિકલ બ્રેકડાઉન થવાની સંભાવના છે. આ થયું વાઇબ્રેશન સેન્સર મોનિટરિંગથી આપણે સિસ્ટમને જે બનાવીએ છીએ. આ બધું જ આપણે એક સિમ કિટમાં ઇન્ક્લુડ કર્યું છે. એનો એક વેબ ડેશબોર્ડ છે જ્યાંથી તમે ડેલી બેસિસ ઉપર જોઈ શકો. એની એક મોબાઈલ એપ બી છે કે એકદમ સિમ્પલ ફોર્મમાં રાખી છે અને તમને નોટિફિકેશન થ્રુ અને વારંવાર આમાં સિસ્ટમ જોડે એન્ગેજ રાખે એટલો મેક્સિમમ આપણે પ્રયત્નો કર્યો છે. પણ હજી આપણે ઇમ્પ્રુવાઇઝેશનના સ્કોપ છે. જેમ જેમ આપણે ઇન્સ્ટોલેશન કરતા જઈએ છીએ એમ એને આપણે ઇમ્પ્રુવ કરતા રહીએ છીએ. સ્ટાન્ડર્ડ સોલ્યુશન છે એટલે એક જગ્યાએ કોઈ સારું સજેશન આવ્યું ને એને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું એ બધા માટે એપ્લાય થઈ જશે. જેમ આપણી વોટ્સઅપ અપડેટ આવતી હોય એવી રીતે સિસ્ટમ બી અપડેટ આવશે અને એ ધીરે ધીરે આપણે એ દિશા તરફ આગળ વધશું. ફ્યુચર સ્કોપમાં હવે આમાં ઘણું બધું આપણે કરી શકીએ કે આ સિસ્ટમ જોડે QR ઇન્ટરફેસ કર્યું, મટીરિયલ જ્યારે આપણે લોડ કર્યું સ્કેન કરી દીધું થઈ ગયું, મટીરિયલ જ્યારે આપણે પૂરું થઈ ગયું સ્કેન કર્યું સિસ્ટમને ખ્યાલ આવી ગયો, એ બધું ઉપાડીને આપણે ERPમાં નાખી દો એટલે તમામ જે મેં તમને ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ઓટોમેટિકલી ઓર્ડર પ્લેસિંગથી માંડીને ડિલિવરી સુધી બધું આપણે એક સિંગલ વિન્ડોમાંથી કરી શકીએ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ આ છે, ધીરે ધીરે વધીને આપણે ત્યાં સુધી પહોંચી શકીએ. લાઈવ ડેશબોર્ડ વગેરે જે મેં તમને વાત કરી અને જે સોલ્યુશન. તો હવે અહીંયા હું વિરામ આપીશ. થેન્ક યુ અગેન ફોર ધ NPC ટીમ એન્ડ સાઉથ ગુજરાત પ્રોડક્ટિવિટી કાઉન્સિલ ટીમ કે આ વન્ડરફુલ આયોજન તમે સર કર્યું. થેન્ક યુ. થેન્ક્સ સર. Please give one of First, we will start question and answer sessions. Sir, please. Please raise your hand. Yes. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया है, सबको फायदे में, लेकिन इसकी जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस लोगों तक अवेयरनेस लोगों को पहुंचाने के लिए बेसिकली क्लस्टर वाइज जैसे GIDC है तो वहाँ की इंडस्ट्री कोड का एक ऑफिस, मतलब कोई भी सज्जन गया वहाँ पे गया तो वहाँ पे जस्ट उनको काउंसलिंग ही करना है. काउंसलिंग से क्या होगा कि डे बाय डे अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि परसों रात को हमने क्या खाना खाया तो मुझे तो याद है. तो ऐसे जो भी हम लोग मीटिंग्स करते हैं आप लोगों की एनर्जी लगती है और निष्ठा से आप लोग काम करते हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि ग्रास रूट पे जो पहुंचना चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट को, सरकार श्री को बोलना चाहिए कि इसका एक प्लानिंग करना चाहिए. ये तो होगी गवर्नमेंट की ओर से, आप नुमाइंदे हैं. सेकेंडली क्या होता है, मैंने मेरा 30 साल का जीवन समाज जीवन में है. हमारी इंडस्ट्री AR, VR, IoT एंड इंडस्ट्री 4 के लिए काम करती है और हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. अब मैंने बिफोर नॉट बट इन माय सामाजिक जीवन अलग अलग वर्क में मैंने काम किया है. हाउ विजिटेड टाटास फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट. अब वो लोग कब से थे, अभी वो लोग 5 में आ गए. तो बेसिकली हमारे जो रिलेटिव थे वहाँ पे प्रोडक्शन के चीफ जनरल मैनेजर थे, तो आई हैड अ लुक ऑफ दैट फैक्ट्री. तो बेसिकली क्या होता है कि इंडस्ट्री वाले हमारे देश के एक नींव है, MSME एक देश की नींव है और वो लोग संघर्ष कर रहे हैं. आई एम वर्किंग राइट नाउ हियर फॉर विजन 2047. तो समाज जीवन का अनुभव और दूसरे अनुभव के आधार पर एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये सब इंडस्ट्री में जब भी स्टाफ की भर्ती होती है तो उन लोगों के वहाँ 1 महीने 1.5 महीने तक की ट्रेनिंग की प्रोसेस होती है.
उसके बाद उनको अलॉटमेंट होता है कोई काम के लिए। तो हम लोग 1 महीना 1.5 महीना का खर्चा तो नहीं ट्रेनिंग के लिए दे सकते, तो एटलीस्ट 5 से 7 दिन का जो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है उसको स्पेयर करना होगा, क्योंकि ग्राउंड पे जब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आएगी तो वो ऊपर जाएगी। तो व्हाट वी नीड कि हम लोग पिरामिड स्ट्रक्चर कैसे बना सकते गवर्नमेंट की ओर से और इंडस्ट्री की ओर से, तो इमीडिएटली इंप्लीमेंट होने में बहुत इजी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर आइडिया है आपका। और मैं तो चाहूँगा कि मतलब आप या जो इंडस्ट्री के और भी जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो इसको अपने अपने रीजन्स में, अपने अपने एसोसिएशन में इसके बारे में चर्चा करें, इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो सबसे सस्टेनेबल वे है। अदरवाइज हम कोई वीडियो बना दें या कुछ कर दें तो उनको लगेगा कि ये प्रचार किया जा रहा है, ठीक है, उससे बात बनती नहीं। हमारा प्रयास ये भी है कि इम्प्लीमेंटेशन भी जो है, तो अगर हम सूरत में जैसे कि सेवा की कुछ यूनिट्स में करें तो जो एसोसिएशन से जुड़े हुए अदर मेंबर्स हैं, ठीक है, वो भी उसको देखेंगे, समझेंगे, शायद वो भी इंस्पायर होंगे। बट यस सर, ये कंटिन्यूअस जर्नी है, हमें भी पता है थोड़ा इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। तो थैंक यू सो मच। Any questions? मैं रिक्वेस्ट एसजीपीसी गवर्नमेंट यस ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे पास मोस्टली लूम्स होती है, तो लूम्स में 25 साल पहले तो कोई डेटा कैप्चर की सिस्टम नहीं थी। आजकल जो मॉडर्न मशीन्स आते हैं उसमें तो रीजनेबल डेटा कैप्चर हो रहा है और रीजनेबल डैशबोर्ड मोबाइल पर भी आ रहा है। तो और हमारे वहाँ पे कैप्टिव ऑडियंस सूरत में एमएसएमई का मोस्टली लूम्स का है, तो उसमें किस तरह से मोटिवेट करें जहाँ पर प्रोडक्टिविटी काउंसिल उन यूनिट्स को जिसके पास में ऑलरेडी मशीन्स पे डेटा कैप्चर हो रहा है, इस स्कीम में आने से उसको और ऑन टॉप ऑफ क्या फायदा हो सकता है? जी सर, तो मैं एक थोड़ा टेक्निकल पहले ले लेता हूँ लूम्स का। तो लूम्स का सर अगर डेटा ऑलरेडी है बहुत अच्छी बात है उसमें। हाँ, तो उसमें हमें शायद, हाँ, तो उस केस में हमें शायद ये सेंसर इंस्टॉलेशन और वो सब थोड़ा काम कम भी हो जाएगा। हमें सिर्फ उन बट लूम्स में अब मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम एक जो हमें हर्डल आएगा हर इंस्टॉलेशन पे कि जो वेंडर हैं, जो लूम्स ने अब जिन्होंने लूम आपको प्रोवाइड किए हैं, उनकी तरफ से वो डेटा शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत जगह मैंने ये देखा है कि जब वो मशीन देते हैं वेंडर, मशीन वहाँ इंस्टॉल हो गया, फिर हम जब डेटा मांगते हैं, हालांकि वो हमारा हक है क्योंकि हमारा डेटा है, हमारे वहाँ जनरेट हो रहा है, उनको देना है, वहाँ थोड़ा टाइमलाइन खींच जाता है कि भाई हमने उनको मांगा, क्योंकि अब उसकी मशीन में प्रोग्रामिंग में डेटा तो है, हम अटैचमेंट लगाएंगे, डेटा सीधा फ्लो होना चालू हो जाए, वो आइडियल केस है। बट वो डिटेल जो है डेटा कहाँ से लेना है, एड्रेस क्या है, वो वेंडर से निकालनी बहुत जरूरी है। वो अगर हो जाता है तो इसके टॉप ऑफ द दैट जो हमारा सिस्टम है जिसमें वाइब्रेशन मॉनिटरिंग एंड ऑल दैट वी कैन डू द एज ए वैल्यू एडेड सर्विस। जो डेटा है वो तो पूरा होगा ही, उसका एनालिसिस वगैरह सेम किट में इंक्लूड हो जाएगा, जैसे प्रोडक्शन का, टाइमिंग का एंड सो एंड सो फोर्थ, प्लस वाइब्रेशन जो है इसमें एड ऑन जो है हम दे रहे हैं ऑलरेडी, वो उसके अंदर इंक्लूड भी हो जाएगा। यस, मेरा क्वेश्चन ये है कि when we want to implement on a larger scale, only one vendor or only NPC also will not be able to do it. It will require many players to compete in the market. राइट। और आज ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ये काम कोई ना कोई लेवल पे कर रहे हैं। तो आपका जो स्कीम है, जैसे ये इधर है, तो ही इज मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस फॉर गिविंग दैट डेटा, तो उनको क्या बेनिफिट और क्या कोलैबोरेशन एनपीसी दे सकती है सो दैट दे create a win-win situation for the people who are using it and for the people who are manufacturing it, because people will need to come forward to manufacture those devices. Yes. बेसिकली सर, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा कि सरकार का इसमें जो रोल है, ठीक है, या एनपीसी का जो इसमें रोल है, वो है एक डिजिटलाइजेशन के साइकिल को स्टार्ट करना, है कि नहीं? अगर ये स्टार्ट होता है, अगर यूनिट्स इसको समझने लगती है, तो ऑफ कोर्स एक मार्केट जनरेट होगा,
वो स्टार्टअप का भी मार्केट होगा, वो मशीन जो IoT डिवाइस बनाते हैं उनका भी डेवलप होगा, ठीक है, और जो यूज़ कर रहे हैं ऑफ कोर्स वो बेनिफिशियरी होंगे। तो ये एक जब सारे स्टेक होल्डर्स मिलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑगमेंटेशन ये यहाँ से शुरू होगा और ये सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट होगा। गवर्नमेंट जब ये सेल्फ सस्टेनेबल मोड में आ जाएगा तो गवर्नमेंट भी रहने की जरूरत नहीं है इसमें। तो और बेटर होगा कि गवर्नमेंट फिर वहाँ से एक्टिव हो जाए, फिर कोई नई चीज़ आ रही है तो उसमें ध्यान दिया जाए। आफ्टर ऑल है कि हमारे MSMEs को वर्ल्ड क्लास लेवल पे मेंटेन करके रखना है। अगर कहीं पे लैग हो रहा है तो वहाँ सपोर्ट करना है, जहाँ पे कि ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा क्वेश्चन ये, माय क्वेश्चन फॉर फ्रॉम दिस साइड, कि आप 700 को देंगे, अभी अगर रूल्स पकड़ेंगे इधर तो लाखों में, तो 700 देंगे तो उससे इट विल बी ओनली वन ड्रॉप इन दैट। तो जो बनाते हैं और जो ये करते हैं उसको कैसे साथ में इंटीग्रेट किया जाए सो दैट दिस स्कोप एक्सपैंड्स एंड एट अ लेसर कॉस्ट। यस यस, एक तो सर हम 700 जो है वो जस्ट सीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला स्टेप है। अगर ये 700 हुआ और पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो ऑफ कोर्स इसको एक्सपेंड करेंगे ना। जब हमने लीन भी सबसे पहले शुरू किया था एज ए कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन बेनिफिशियरी बहुत कम हुए, तो फिर हमने कहा कि नहीं इसको और करने की जरूरत है, तो हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। रैंप 1 है, रैंप में भी 2.0 होगा, ठीक है, जिसमें कि हम इसका दायरा बढ़ाएंगे, बेनिफिशियरी बढ़ाएंगे, और जब तक ये खुद से चलने लगेगा फिर हम एग्जिट हो जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे यूज करने के लिए होगा तो डेवलप करने के लिए भी इंसेंटिव देने के ये वजह से कि भाई आप दूसरा भी लगाओगे तो उसका इंसेंटिव हम कैसे दे सकते हैं, दैट इज द स्कीम दैट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। वही सब आपसे इनपुट लेकर के फिर हम सरकार के पास जाएंगे। वही इनपुट दे रहे हैं कि ये होना चाहिए। यस यस यस। किशोर सर, ये जो आपने अभी तक बताया दैट इज ओनली रिलेटेड टू मशीन्स, यस, और मशीन के साथ में हमारे सारी चीजें होगा, लेकिन बहुत सारे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है इज रिलेटेड टू मैनुअल वर्क, उसमें कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? रिलेटेड टू व्हाट? मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क। जैसे ग्राइंडिंग है, वेल्डिंग किया, ग्राइंडिंग किया, तो उसमें क्या करें? देखिए अभी जो हमने ये IoT डिवाइस जो बनाया है, ठीक है, उसमें हमने कोशिश की है जो कि एडवांस मशीन है वो भी चले, और अगर कोई पुरानी लेथ मशीन है, ठीक है, जो मैनुअल मशीन है उस पे भी ये काम करे। अंतर केवल बहुत सारी जॉब वैराइटीज है। हाँ, आपके पास तो जो प्रोडक्शन है आइटम, एक सिर का प्रोडक्शन है तो मॉनिटरिंग करेगा, लेकिन वहाँ एक जॉब लगा, एक घंटे में दूसरा जॉब लगेगा, तीसरे घंटे में चौथा जॉब लगेगा, वहाँ कैसे करेंगे? यस, आपका पॉइंट वैलिड है, ठीक है, लेकिन अभी जो हमने सबसे पहला, ये हमारा सबसे पहला चरण है, तो इस हाँ करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे कि सर का भी इनपुट आया, आपका भी इनपुट आया, तो ये सब इनपुट हमको चाहिए जब हम इसका फेज 2 करोगे जैसे हाँ। बाहर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। यस करेक्ट, You will find it. यस यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट अभी एक जनरल परसेप्शन ये लेके चल रहे हैं कि जब हम सबसे पहली बार कर रहे हैं तो नॉर्मल मशीन वाले भी इतनी सारी इंडस्ट्री है कि अगर वहां से शुरुआत हो तो ये धीरे धीरे चलना शुरू होगा। लेटर ऑन वी कैन इंक्लूड अदर यूनिट्स आल्सो। तो ये जो सो बेसिकली जैसे सर ने बताया, सो SGPC एंड MPC वो इनेबलर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट? जैसे ये सर ने जो क्वेश्चन किया उनका मैं एक आंसर देना चाहूंगा कि सर जो भी चीजें मैन्युअली वर्क हो रही है जहाँ पे ऐसे कोई IoT डिवाइस नहीं लगे होंगे वैसी चीजों में से भी आप डेटा निकाल सकते हैं थ्रू CCTV कैमरा। तो जैसे राइट, तो वो सोल्यूशन सर है अवेलेबल मार्केट में, वो हो सकता है। अच्छा, आप CCTV से ये डेटा भी जनरेट कर सकते हैं, वाइब्रेशन नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज CCTV से आप एग्जैक्टली सेम डेटा जनरेट कर सकते हैं, राइट? राइट। और सर मैं आपको एक दूसरा सजेशन देना चाहूंगा, जैसे ये जो इकोसिस्टम हम बना रहे हैं SGPC MPC मिलके, जैसे आपने बताया कि आप 750 टोटल इंडस्ट्रीज को आप ये सिम किट या जो भी सोल्यूशन है वो देंगे, तो सर 750 फैक्ट्रीज में अगर इन लोगों को ये चीज देके एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो आपको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी चाहिए होंगे, राइट? तभी जाके ये चीज बनेगी, और सर्विस प्रोवाइडर्स के खुद के कॉस्ट है, राइट? सो क्या गवर्नमेंट उन लोगों को कैसे मोनेटाइज करेगा, वो एक क्वेश्चंस अभी ओपन है। तो इससे मुझे एक सजेशन ये है कि हम CSR जो फंड्स आते हैं
राइट? क्या हम CSR फंड्स में से गवर्नमेंट को आप ये नहीं बता सकते, ठीक है, एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल CSR फंड्स आप MSMEs और स्टार्टअप्स को स्ट्रेंथन करने में लगाए, जिससे वो और फास्ट मूव है। बिकॉज अगर 2047 का विजन अचीव करना है तो आपको MSMEs को ही एम्पावर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं। तो एक्चुअली अभी जो ये प्रेजेंट स्कीम जो है, ठीक है, अभी जो ये प्रेजेंट स्कीम है ये वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम है, ठीक है। इसमें ऑफ कोर्स जो प्लान है एंड टू एंड वो बना हुआ है। इसके बियॉन्ड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जो कि हम इंक्लूड करेंगे, और फ्यूचर में हो सकता है कि हम एक अलग से सरकार से आग्रह करेंगे कि वो अलग से इस तरह की स्कीम जिसमें कि और ज़्यादा इंकॉर्पोरेट करें। अब फिर दूसरा क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था सर्विस प्रोवाइडर वाला, ठीक है, तो इसका एक वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव है कि सर्विस प्रोवाइडर डेवलप हो, ठीक है। इस स्कीम में भी जो है तो हमने EOI फ्लोट करके एडवर्टीजमेंट निकाला था सर्विस प्रोवाइडर को इनरोल करने का, इम्पेनल करने का, और हमारे पास पूरे देश भर से काफ़ी सारे आए थे, जिसमें से 6 स्टार्टअप हमने सिलेक्ट किए, ठीक है, और वो 6 स्टार्टअप रिस्पॉन्सिबल है इन 750 यूनिट्स में करने के लिए। जब ये दायरा बढ़ेगा तो और इंक्लूड होंगे, बट अगर यूनिट्स ये यूज करना शुरू कर देती है ना, ठीक है, तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो है सो इनको सर्विस प्रोवाइड करके और इकोसिस्टम बनाने में सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इनोवेटर चैलेंज है, उसमें और नए सर्विस प्रोवाइडर्स जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इकोसिस्टम बनेगा विद द कोलैबोरेशन ऑफ दीज टू। अभी हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन और बहुत सारे मशीन इंपोर्ट हो रहे हैं which are actually capable of giving you all the data. The manufacturers will not give you the addresses and this right. to take the data so that they only will give that solution. Right. So when we are putting restrictions, see free trade तो कर सकते हैं और free trade पे restriction भी रख सकते हैं कि ये नहीं दोगे आप, ये एड्रेसेस नहीं दोगे और ये ओपन नहीं करोगे तो